तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में सिलेबस को आप कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए और विगत वर्षों का जो भी प्रश्न पत्र है, जीआईसी प्रवक्ता में काफी प्रश्न पत्र मिल जाएगा, एलटी ग्रेड में केवल एक प्रश्न पत्र मिलेगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि सिलेबस जो आपका दिया हुआ है, पाठ्यक्रम जो आपका दिया हुआ है, उस पाठ्यक्रम से इतर भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आप केवल पाठ्यक्रम के भरोसे नहीं रहेंगे। जैसे भाषा विज्ञान वाला जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कुछ उन चीजों को भी ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि यहां पर जो सिलेबस दिया गया है उसको एक शब्द में कहें हिडन सिलेबस है। सिलेबस को खोल के नहीं दिया गया है, जबकि सवाल जो पूछा जाता है वो काफी डीप पूछा जाता है। अगर आज जो बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है स्वतंत्रता 2.0, अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर 9628 95 92 37। साथियों आज का ये जो बैच है ये स्वतंत्रता बैच है, एलटी और जीआईसी का है, जिसमें प्री और मेंस दोनों के अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा। प्री आपको 5 दिन और 6वें दिन मेंस की एक कॉपी आपको लिखने के लिए दी जाएगी और उनमें से जो बेस्ट कॉपीज होंगी उनको बोर्ड पर लगा के दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि इसमें ये अच्छा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और सफलता पहले प्रयास में लेते हैं। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। साथियों हम लोगों ने बात किया था भाषा की, और भाषा में हम लोगों ने 2 खंड करके उसकी चर्चा भी की थी। 2 खंड किस अनुसार हम लोगों ने किए थे कि भाषा का जो अध्ययन किया जाता है वह 2 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर भाषा का अध्ययन किया जाता है? 2 आधारों पर किया जाता है। एक आधार कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, आकृति मूलक वर्गीकरण। कल ये हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण। अब ये पारिवारिक वर्गीकरण है क्या, इसे समझते हैं। आकृति का मतलब हो गया बनावट। बनावट का मतलब उसकी वाक्य संरचना कैसी है, शब्द कैसे हैं, वाक्य का गठन कैसा है। यानी अगर कोई पतला है तो आकृति के आधार पर उसको क्या कहते हैं? पतलू या हड्डी, या कहते हैं कि जैसे मैंने जब शब्दशक्ति आपको पढ़ाया तो बताया कि आपको देख के लगता है जैसे हड्डियों का ढांचा मात्र खड़ा हो, इस तरह से कह सकते हैं। तो आकार बन जाता है किस आधार पर? आकृति के आधार पर। आकृति माने बनावट के आधार पर। हिंदी में हमने देखा था कि जो भाषाएं हैं उनको हम किस तरह से विभाजित करते हैं, तो 2 आधारों पर, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति का मतलब है मूल शब्द। मूल शब्द जो है उसमें प्रत्यय, कारक इत्यादि जोड़ने के बाद जो नए शब्द बनते हैं, इन्हीं के संबंधों के आधार पर, इन्हीं के संबंधों के आधार पर ही विभाजन किया गया था आकृति मूलक वर्गीकरण, जिसमें संयोग और वियोग अवस्थाएं आ गई थी, श्लिष्ट और अश्लिष्ट आ गया था। तो यह पूरी परिभाषा हम लोगों ने देख लिया था और हिंदी को देख लिया था कि यह वियोगात्मक भाषा है और संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। हम इसी कड़ी में यह भी देख चुके हैं कि जितनी प्राचीन भाषाएं हैं वह वियोगात्मक नहीं है, संयोगात्मक है। भाषा की एक विशेषता है कि जैसे जैसे वो नवीनता की ओर बढ़ती है, यानी प्राचीनता से नवीनता की ओर बढ़ती है, तो उसमें वियोगात्मकता आ जाती है। तो संस्कृत हमारी संयोगा अवस्था की भाषा थी, संयोगावस्था की भाषा के अंतर्गत आती थी। लेकिन जब वो हिंदी में परिणत होती है, हिंदी का स्वरूप धारण करती है, हिंदी का जब जन्म होता है, तो जितनी भी नवीन भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी हो, बांग्ला हो, हिंदी हो, ये सब हमारी वियोगावस्था की भाषाएं हो जाती हैं। वियोग का मतलब है कि इससे प्रकृति और प्रत्यय को आसानी से अलग कर सकें, और संयोग का मतलब है जिसमें हम आसानी से प्रकृति और प्रत्यय को अलग न कर सकें। संस्कृत का मैंने आपको एक उदाहरण बताया था। सु हमारा उपसर्ग है, सुऔजस अमौसस। तो सु में अगर हमने क्या लगाया? राम शब्द जोड़ दिया तो हमको मिला रामः।
ठीक है। अब इस रामः में सुप्रत्यय अलग से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी प्रकृति और प्रत्यय इतना घुल मिल गए हैं कि उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब घुल मिल गए हैं, इसका मतलब हुआ संयोगात्मक भाषा हो गई। क्या हो गई? संयोगात्मक भाषा हो गई। लेकिन अब हमने एक शब्द लिखा करके। क्या लिखा हमने? करके। अब यहां देखिए कर और के, इसको हम आसानी से अलग कर ले रहे हैं। इसका मतलब है अलग करने का तात्पर्य वियोग अवस्था हो गई, यानी हिंदी की यह शब्दावली है, यह हमारी भाषा हो गई वियोगात्मक भाषा। तो इस तरीके से हमने विभाजन कर लिया था संयोगात्मक और वियोगात्मक का आकृत मूलक वर्गीकरण के आधार पर। तो ये हम लोग पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्लास पब्लिक है, लाइव है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण। अब ये पारिवारिक वर्गीकरण है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे आप को कई बार लोगों ने कहा होगा, अरे यार आप तो अच्छे परिवार से लगते हो, आप तो अच्छे भले घर से लगते हो, आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। अच्छा, तो आप इस परिवार से संबंध लिखते हैं। यहां तक कि जो कुछ संगीत की बात हुई, वहां पर क्या कहा जाता था? संगीत घराना। किस संगीत घराने से हैं आप? कहने का तात्पर्य हुआ कि भाषा के आधार पर कई बार आपकी शालीनता, आपका आदर्श, आपके संस्कारों की पहचान भी कराई जाती है। तो वहां अर्थ और तात्पर्य दूसरा है। यहां पर यह है कि इसकी जो पूरी बनावट है, उस बनावट के आधार पर हम ये कह सकें कि अच्छा आप ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के हैं, अच्छा आप हित्तो परिवार के हैं, आप ईरानी परिवार के हैं, आप आर्य भाषा परिवार के हैं। तो ये हमें शब्दावलियों के गठन के आधार पर पता लग जाता है कि कौन सी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यानी अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पारिवारिक वर्गीकरण हैं उसके आधार पर। अब पारिवारिक वर्गीकरण जो है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक, ऐतिहासिक, रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व। अब इनका जो अध्ययन किया जाता है वह रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों के आधार पर किया जाता है, और इनके अन्य नाम जो हैं, इनके अन्य नाम जो हैं वह कौन कौन से हैं? वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक और ऐतिहासिक। पारिवारिक वर्गीकरण को ही हम कह सकते हैं। और पारिवारिक वर्गीकरण का जो अध्ययन है वह किस आधार पर किया जाता है? रचना तत्व और अर्थ तत्व के आधार पर किया जाता है। भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? भाषा के इतिहास को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। एक सामान्य से उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करें। अब कोई एक व्यक्ति है, वो बार बार कह रहा है मेरे पास घोड़ा है और मेरा घोड़ा सड़क पर सरक कर दौड़ता है। किसने कहा? एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास घोड़ा है और वह घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। अब आपने और कुछ भी नहीं सुना, आप उसके विषय में और कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उसने घोड़ा और सड़क शब्दों का प्रयोग किया।
अब आप एक अनुमान लगाएंगे कि किस परिवार की भाषा का प्रयोग कर रहा होगा। तो आप इतना तो जान गए कि हिंदी बोल रहा है, इसका मतलब आर्य भाषा में होगा। लेकिन आर्य भाषा में कहां से होगा? तो आपने देखा इसकी व्याकरणिक विशेषता कि यहां पर ड़ के स्थान पर र का प्रयोग किया गया है, और ऐसी जो स्थिति है वह ज्यादातर मागधी अपभ्रंश में आती है, और मागधी अपभ्रंश में भी भोजपुरी में आती है। तो आपने बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया, निर्धारित कर लिया कि यह भोजपुरी भाषा का शब्द है, और आप तुरंत उससे कहेंगे का गुरु बिहार के हैं, कहां घर है बिहार में, भोजपुरी बोल रहे हैं। तो या बिहार के नहीं है तो बिहार से सटे हुए किसी राज्य के, किसी जिले के होंगे, जो जिला इससे सटा होगा भोजपुरी क्षेत्र से। तो इससे हमें क्या मालूम चल जा रहा है कि यह किस परिवार की भाषा है। तो हमें परिवार की भाषा का अध्ययन जो करना है वह ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है, और इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व की भूमिका होती है। पारिवारिक वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो पारिवारिक वर्गीकरण के मुख्य आधार। अब पारिवारिक वर्गीकरण जो है उसका मुख्य आधार क्या क्या हो सकता है? पद रचना से उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा वाक्य रचना। तीसरा उसकी ध्वनि से। चौथा अर्थ। पांचवा शब्द। छठवां स्थानिक संयुक्ता। ये हो गया। अब हम पारिवारिक वर्गीकरण के जो मुख्य आधार हैं वो ये आधार हैं, और इन आधारों पर हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यहां तक समझ गए आप सब? बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर विश्व की भाषाएं जो हैं, विश्व की भाषाएं, अब पूरे विश्व की भाषाओं को अगर हम देखेंगे तभी इनका वर्गीकरण हमें समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार कुल 18 भाषा परिवार हैं। अब ये 18 भाषा परिवार कहां है? पूरे विश्व में है। विल्हेम्स फॉन हुम्बोल्ट इनकी संख्या 13 मानी। भाषा परिवारों की संख्या 13 मानते हैं। फ्रीडिश म्यूलर इनकी संख्या 100 तक संख्या मानते हैं। फ्रीडिश म्यूलर। भारतीय विद्वान इनकी संख्या
18 मानते हैं और निर्विवाद रूप से इनकी संख्या 18 ही मानी जाती है। यानी विश्व में कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो कुल 18 भाषा परिवार हैं। अब यह देखना है कि चार भूखंडों के आधार पर कुल 18 भाषा परिवार हैं। यानी पूरी धरती को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। और 4 भागों में विभक्त करने के बाद उनमें मुख्य मुख्य भाषा परिवारों को भी स्थान दिया गया। सबसे ज्यादा जो भाषाएं हैं वह किस भाषा परिवार में है? तो क यूरेशिया, यूरोप एशिया भूखंड। तो पहला भूखंड जो है वह यूरोप और एशिया का है। इसको मिलाकर इसमें कुछ भाषाएं आई। कितने भाषा परिवार इसमें आते हैं? 10 भाषा, यानी सबसे ज्यादा भाषा परिवार यूरेशिया में आते हैं। पहला भारोपीय, जिसमें भारत और यूरोपीय दोनों भाषा परिवार आ जाते हैं। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ बुरसस्की परिवार, चौथा काकेशी, पांचवा यूराल अल्ताई, छठा चीनी, सतवां जापानी कोरियाई, अत्युत्तरी नौवां बास्क परिवार, 10वां सामी हामी परिवार। यह कुल 10 भाषा परिवार आते हैं। सामी हामी परिवार जो है यह अफ्रीकी खंड में भी है। यानी यह 2 खंडों में इसका अध्ययन किया जाता है। किसका? सामी हामी परिवार का। यूरेशिया, यूरोप और एशिया। अब एशिया के जो देश हैं वो आसानी से अगर आप याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एशिया में जैसे भारोपीय तो आ जाएगा, भारत और यूपी। द्रविड़ भारत में ही है, ये याद ही रहेगा। फिर
आपको क्या याद रखना होगा? जापान और कोरिया एशिया में है ही है, चीन है ही है, और अत्युत्तरी काकेसी, बुरस्की और यूराल अल्ताई, ये इसमें आपको एड ऑन करने होंगे। यानी कुल 10 भाषा परिवार आपके यूरेशिया में आ रहे हैं सबसे अधिक। ठीक है, अगला दूसरा जो परिवार है जिसे हम अफ्रीकी भूखंड के नाम से जानते हैं, इसमें सूडानी परिवार 12, बांतू परिवार 13, होतेंतो 'बुस्मैनी परिवार 'ये कुल 13 हो गए। ग में प्रशांत महासागरीय भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड आ गया। इसमें मलय पोलिनेशियाई परिवार, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, सोलह, ऑस्ट्रेलियन परिवार 17, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, और अमेरिकी भूखंड, अमेरिकी परिवार। ये आपका कुल 18 भाषा परिवार रहे। अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसके बाद ध्यान रखना होगा, आकृतिमूलक पारिवारिक दोनों में मुख्य तौर पर क्या आधार माने गए। अगर दोनों का आधार पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में तो क्या होगा? तो आकृतिमूलक वर्गीकरण, इसका आधार क्या है? आकृति या रचना तत्व। इसका आधार क्या है? आकृतिमूलक का, आकृतिमूलक वर्गीकरण का आधार है आकृति या रचना तत्व। और पारिवारिक या ऐतिहासिक का पारिवारिक या ऐतिहासिक का अर्थ तत्व, रचना तत्व।
अर्थ तत्व और रचना तत्व, यानी संबद्ध तत्व। तो ये दोनों में मुख्य अंतर हो जाता है। आकृत मूलक वर्गीकरण में हम किसका ध्यान रखते हैं और पारिवारिक और ऐतिहासिक वर्गीकरण में हम किसका ध्यान रखते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार क्या हैं, यह भी लिख लेंगे हम। पारिवारिक वर्गीकरण के मुख्यतः चार आधार हैं। स्थान सामीप्य, दूसरा शब्द साम्य, तीसरा व्याकरण साम्य, चौथा यानी कोई भाषा के परिवार का गठन या आधार क्या होता है, तो स्थानीय सामीप्य यानी स्थान या क्षेत्र की समीपता के आधार पर, शब्द साम्य शब्दावली की समानता अर्थ की समानता के आधार पर, व्याकरण साम्य पद रचना और वाक्य रचना में समानता के आधार पर, ध्वनि साम्य प्रयुक्त ध्वनियों में समानता का या एकरूपता के आधार पर। ठीक है, अब एक चीज उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कम ही लोग इसके विषय में जानते होंगे। स्थानीय समीपता के आधार पर भारतीय भाषाएं कौन सी हैं, जैसे पहले हिंदी, बिहारी, बांग्ला, राजस्थानी, ये भाषाएं स्थानीय समीपता के आधार पर आती हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अब अगर स्थानीय समीपता का मतलब यह है कि स्थानीय समीपता का मुख्य आधार नहीं हो सकता, जैसे फ्रेंच, जर्मन, अब ये भारत से बहुत दूर है लेकिन भारतीय भाषा परिवार में आती हैं। इसी तरीके से शब्द साम्य में अगर देखें तो शब्द साम्य में संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, और अंत में हिंदी
इनमें क्या है, समानता है। एक शब्द का उदाहरण हम ले लेते हैं, पिता। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, पितृ कहते हैं। फारसी में इसको क्या कहते हैं, पिदर कहते हैं। ग्रीक में पेटर, पेटर कहते हैं। लैटिन में पेटर, पाटर सॉरी। जर्मन में VAT या अब इसी में अंग्रेजी रख लें तो FATHER। तो इन शब्दों से क्या मिल रहा है कि जो परिवार की साम्यता, यानी एक ही परिवार की भाषाएं हैं, ये ध्वनि साम्यता, ये जाने शब्द जो हैं, इन शब्दों में देखिए तो काफी कुछ एक रूपता देखने के लिए मिल रही है, जिसके वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये एक ही परिवार की भाषाएं हैं। इसी में हमको यह देखने के लिए मिलता है कि कुछ उधार की शब्दावलियां भी प्रयोग की गई हैं। जैसे एक शब्द है CHAY, चाय, ठीक है। अब यह हिंदी और तुर्की दोनों जगह इसको चाय ही कहा जाता है, लेकिन अगर हम रूस चले जाएं तो रूस में इसको चाय कहेंगे। थोड़ा सा एसेंस इसका बदल जा रहा है। ठीक है। ध्वन्या अनुकरण है, यानी हिंदी में तो कई ऐसे शब्द हैं जो ध्वनि के अनुकरण पर बनाए गए हैं। जैसे म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं बिल्ली ना, तो इससे क्या हुआ, भौं भौं कुत्ता, इस तरह से बन गया है। अब सीधे हम बात करेंगे बाकी जो भाषा परिवार हैं, उनमें से जो प्रश्न पूछा जाता है, उनमें से जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि प्रश्न बनता कहां से है। तो अन्य जो भाषा परिवार हैं, उन भाषा परिवारों में जैसे हमारा एस्ट्रियाक परिवार हो गया, बुस्मैनी परिवार हो गया, या इस तरह के जो भी हमारे भाषा परिवार हैं, उनसे संबंधित जो सवाल हमारे यहाँ पूछे जा सकते हैं या जो परिवार के सवाल बनते हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो प्रमुख भाषा परिवार हैं, उन भाषा परिवारों के विषय में सामान्य और थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए चलेंगे, और अंत में जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जो प्रमुख भाषा परिवार हैं उन्हें देखते हैं, और उसके बाद बहुरूपीय भाषा परिवार तो देखना ही है जहां से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुरूपीय की। बहुरूपीय भाषा, बहुरूपीय भाषा परिवार। अब बहुरूपीय भाषा के बोलने वालों को बहुरूपीय
भाषा को बोलने वालों को आर्य नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इन्हें? आर्य नाम दिया गया। आर्य कहां के थे? ये तो बहुत विवाद का विषय है। आर्य कहां कहां आए गए यह भी है, लेकिन इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुरूपीय परिवार के नाम क्या है? यहां से भी सवाल पूछा जाएगा कि बहुरूपीय परिवार के अन्य नाम क्या हैं। तो इंडो जर्मनिक, इंडो जर्मनिक या भारत जर्मनिक परिवार, भारत परिवार। भाषा परिवार से पिछली बार एक सवाल पूछा गया था एलटी ग्रेड में। दूसरा, आर्य परिवार। तीसरा, बहुरूपीय परिवार। चौथा, भारत हित्ती परिवार। तो इतने नाम हैं किसके? बहुरूपीय परिवार के। यह भी आपको याद रखना होगा कि इसका नाम क्या है और किन नामों से यह जाना जाता है। अब बहुरूपीय भाषा परिवार जो है, इसे दो वर्गों में बांटा गया। बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। यहां से सवाल पूछा जाता है। बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। यहां से भी एक सवाल हर बार पूछा जाता है। इसे भी अच्छे से आप तैयार करके रखिएगा, और ये मैं आपको अभी क्लास में ही याद करा दूंगा, तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी याद करने में। यानी एक सवाल यहां से पक्का है, तय है, पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है? क्या पूछा जाता है कि इनका जो विभाजन है वह किस आधार पर हुआ है? इनका जो विभाजन है वह किस आधार पर हुआ है? तो चलिए देखते हैं। दरअसल जब भाषाओं का उच्चारण देखा गया, फिर देखा गया कि इनका विभाजन उच्चारण के आधार पर किया जाए, तो दो उदाहरण सामने आए। एक उदाहरण आया कि जो भाषा है शतम वर्ग, और दूसरा केंतुम वर्ग। यानी शतम वर्ग और केंतुम वर्ग दो भागों में इसको बांटा गया। अब शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं रखी गई? तो भारत, ईरानी,
यानी कि आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, जिसका एक और नाम है इलीरियन। ये हो गई शतम वर्ग की भाषाएं। केंतुम वर्ग में जर्मानिक, ट्यूटानिक, ये जो भाषा है शतम वर्ग और केंतुम वर्ग दोनों का निर्धारण 100 की गिनती को आधार बना के किया गया। केल्टिक ग्रीक, तोखरी, हिट्टाइट, ये जो कुछ भाषाएं हैं, इटालिक और हिटाइट, हिटाइट और इटालिक। अब ये हो गई कितनी, 4 इधर और 6 इधर, यानी शतम वर्ग में कम भाषाएं हैं। अब यह शतम शब्द किस भाषा का है, ध्यान रखिएगा, शतम शब्द किस भाषा का है, तो यहां लिख लेंगे शतम शब्द का संबंध अवेस्ता से एवं केंतुम का संबंध ग्रीक से है। केंतुम का संबंध ग्रीक से है। क्लियर है? यानी तो अब इसमें हम याद कैसे रखें, तो इनको आधार में बांटने के लिए 100 की गिनती रखी गई, 100, कि भैया 100 की गिनती में जिसका उच्चारण 100 से होगा, 100 से, वो शतम वर्ग में चला जाएगा, और जिसका उच्चारण के से होगा या एच से होगा, 100, इस तरीके से वह केंतुम वर्ग में चला जाएगा। यह निर्धारण करके इसको उन्होंने उसमें बांट दिया। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसको हम आपको याद कराते हैं। एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि भारत की आर्मी ने अल्बा को बाल्टी से मारा, अल्बा को बाल्टी से मारा। अब आप देखेंगे एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि कौन सी भाषा शतम वर्ग में आती है, कौन सी केंतुम वर्ग में आती है। तो भारत से भारूपी हो गया, आर्मी से आर्मीनी हो गया, अल्बा से अल्बानी हो गया, और बाल्टी से बाल्टो स्लाविक हो गया। ये सारी भाषाएं आ गई किसमें,
आपके शतम वर्ग में, और शतम वर्ग को छोड़कर जितनी भाषाएं बच रही हैं वह किसमें चली जाएंगी? केंतुम वर्ग में चली जाएंगी। तो अगर आपके यहां प्री में सवाल पूछता है कि यह किस वर्ग की भाषा है, शतम वर्ग की है या केंतुम वर्ग की है, तो बाप कैसे याद रखेंगे? भारत के आर्मी ने अल्बा को मारा। कैसे मारा? बाल्टी से मारा। बस इस तरीके से हम इनको अलग करके आसानी से याद कर सकते हैं। कंफर्म में है? वेरी गुड। अब यहां पर एक सवाल और छोटा सा है जिसे हम लिखेंगे यहां पर। ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य को कितने वर्गों में बांटा? यह भी सवाल पूछा गया है। ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की भाषा को 3 उपवर्गों में बांटा। कौन कौन सा? ईरानी, दूसरा दर्द, तीसरा भारतीय आर्य भाषा। अब आपको शतम और केंतुम समझ में आ गया होगा। शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं यह भी आपको याद आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये जो दर्द है, थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में आप रखिए। दर्द का अर्थ होता है पर्वत। इसका नाम पैसाची प्राकृत भी है। नाम पैसाची प्राकृत भी है। और इस दर्द उपवर्ग में जो भाषाएं आती हैं वह कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी, अब आप देखिए कि आपके सिलेबस में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा, लेकिन आपके सिलेबस में यह शामिल है। इसको बिना पढ़े हम हिंदी नहीं पढ़ सकते। हिंदी आर्य भाषाओं को हम नहीं पढ़ सकते, यानी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। इससे सवाल बनेंगे। ठीक है। एक चीज यहां आपको और याद रखनी होगी, क्योंकि भारत में फारसी बहुत दिन तक राजकाज की भाषा रही है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि फारसी का जन्म कैसे हुआ। ईरानी के 2 भाग हुए, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी के 2 भाग हुए, जिसमें मीडियन और प्राचीन फारसी का जन्म होता है। तो यह आपको याद रखना है कि ईरानी से ही फारसी का जन्म हुआ है। ईरानी से ही फारसी का जन्म हुआ है, लेकिन आधुनिक फारसी का जन्म पूर्वी ईरानी से हुआ है।
यहां लिखेंगे आधुनिक फारसी का जन्म पूर्वी ईरानी से विकसित होकर पुरानी ईरानी से विकसित होकर हुआ है। ठीक है, अब लगभग बातें हम लोगों ने कर ली और पहला पार्ट भी इसका बहुत महत्वपूर्ण था जिसको आप याद रखिएगा, और दूसरा पार्ट भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बार हम कुछ चीजें हैं जिसको लिख लेते हैं। लैटिन से 100 का वाचक केंतुम, अवेस्ता से 100 का वाचक वाचक, शायद मैंने वहां ग्रीक लिखा दिया, उसको चेंज कर लेते हैं, सतम। लेकर विभाजन हुआ। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। मैंने शायद, मुझे याद आ रहा है कि हमने ग्रीक लिखा दिया है। ठीक है, यहां पर ये सतम अवेस्ता से और केंतुम लैटिन से, यही याद रखना है। यहां हम लिख देते हैं। अच्छा, यहां मैंने लिखाया है, ये जो ग्रीक मैंने लिखाया है इसको लैटिन कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में निश्चित तौर पर आप सबको बहुत नई चीजें, पुरानी चीजें दोनों सीखने के लिए मिली होंगी। अब एक दिन की क्लास इसमें और रखेंगे जिसमें हम एकाक्षरी भाषा परिवार के विषय में भी चर्चा करेंगे और भी भाषा परिवार के विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद फिर हम भारतीय आर्य भाषा पढ़ेंगे, यानी 1 से 2 क्लास और भाषा विज्ञान की रहने वाली है। थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन मजेदार भी है, नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं तो उसको सीखिए। नए बैच से जुड़िए, बैच का नाम है स्वतंत्रता 2.0, जिसमें प्री और मेंस के अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर, नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।